हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप अरोड़ा, डायरेक्टर माई वीज़ा ओवरसीज़। लुधियाना से गुमार मंडी से आपके साथ। जैसे कि आपको मालूम है कि 5 o'clock हमारा एक कंफर्म टाइम होता है आपसे इंटरेक्ट करने का, और इस 5 o'clock में हमारी मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि आपके साथ वर्ड अपडेट की बात की जाए और जो नई नई चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं, जो इमिग्रेशन सेक्टर में आती हैं, जहाँ से आपको किसी भी किस्म का फ़ायदा हो सकता है, तो हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि आपको वो बताई जाए। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत थैंक्स करता हूँ कि आपने इतना अपना प्रीशियस टाइम निकाल के मेरे साथ आप लाइव होते हैं, तो ये एक बहुत प्राउड फीलिंग महसूस होती है। और जैसे आपको मालूम है कि माई वीज़ा ओवरसीज़ श्री गंगानगर से भी ऑपरेट कर रहा है, सिकंदर अरोड़ा वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। और आप आइल्स की कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप नो डाउट कि सिकंदर अरोड़ा को वहाँ पर आप अप्रोच कर सकते हैं। सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लुधियाना में जो हमारा रीजनल ऑफिस है, हेड ऑफिस है, यहाँ पर आप जो हमारे साथ मिलने आते हैं तो 10 to 6 आप काउंसलिंग ले सकते हैं। टाइम एक अरेंज हो जाता है, तो उस बेसिस पे हमारी कोशिश होती है कि आपको हम ट्रेन कर सकें, आपको एजुकेट कर सकें, आपको अवेयर कर सकें। आज का जो टॉपिक है वो नो डाउट कि बहुत इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट तो होगा ही। टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम छोटी छोटी जो बातें हैं, चाहे आप कनाडा जाना चाहते हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, चाहे यूएस जाना चाहते हैं, न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, चाहे आप यूके यूएस जाना चाहते हैं, तो ये जो मैंने 5 कंट्री के नाम बोला, या आप साइप्रस, सिंगापुर या इटली या कोई शेंगन कंट्री में भी जाना चाहते हैं, तो किन किन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल करना चाहिए, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। बाकी हम किन किन पॉइंट्स पे वीडियो बना चुके हैं और आप माई वीज़ा ओवरसीज़ का कैसे बेनिफिट ले सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मेरे व्यूअर्स, मेरे जो फ्रेंड्स वेट करते हैं वर्ड अपडेट की, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले कनाडा की बात करते हैं। कनाडा पूरी तरह से खुल चुका है, किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टडी परमिट पे तो पहले जा ही सकते थे, अब भी जा सकते हैं, और विजिटर वीज़ा पे भी आप जा सकते हैं, वर्क परमिट पे भी आप जा सकते हैं। खैर हम नहीं डील करते, जिनकी रेजिडेंसी हो चुकी है वो भी जा सकते हैं। तो कनाडा सब खुला हुआ है, उसमें आपको कोई घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया भी ऑलमोस्ट अब खुलने के कगार पे है। बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, खुशखबरी आ रही हैं। नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में हमारी ये कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी खबर सुनाएं कि ऑस्ट्रेलिया के द्वार जो है वो ओपन होने जा रहे हैं। अभी तो खैर जो वहाँ के रेजिडेंट हैं वो अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को यहाँ से बुला सकते हैं, और जो भी और साथ में जो सपोज वर्क परमिट पे हैं या किसी भी लीगल उनके पास इमिग्रेशन स्टेटस है, तो ऑस्ट्रेलिया वो जा सकेंगे। हाँ, टूरिज्म के लिए तो भी प्रमोशन में नहीं रहेगा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। ओके, ऑस्ट्रेलिया के बाद बात करते हैं न्यूजीलैंड की। इसके भी डोर्स ओपन होने जा रहे हैं। प्रॉबली नेक्स्ट मंथ में आपको मैक्सिमम इसकी अच्छी खुशखबरी आएंगी कि जिनकी डबल डोज वैक्सीनेशन हो चुकी है वो न्यूजीलैंड भी जा पाएंगे। इसके बाद यूके की बात करते हैं। यूके तो आपको मालूम है कि टूरिज्म के लिए भी खुल गया, और स्टडी परमिट के लिए तो पहले ही खुला हुआ था, उसके लिए तो खैर कोई दिक्कत थी नहीं। और उसके बाद बात करें शेंगन कंट्रीज़ के बारे में, तो नो डाउट कि आप जो शेंगन कंट्रीज़ हैं, जो फ्री जोन कंट्रीज़ हैं, 26 कंट्रीज़ का जो आपको फ्री वीज़ा जोन मिलता है। एक कंट्री का वीज़ा लेते हैं तो बाकी आप किसी भी कंट्री में इमिग्रेट कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए ओपन है। हाँ, बाकी एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि अभी सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया भी टूरिज्म के लिए नहीं खुले हैं। आप वहाँ पर मेडिकल पर्पसेस के लिए जा सकते हैं। ओवरऑल की बात करें तो 90% से ऊपर जो वर्ल्ड है वो ओपन हो चुका है, या अगले हफ्ते तक मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं वो ओपन हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी मेरे क्लाइंट्स, जो मेरे व्यूअर्स, जिनका बहुत ही आशीर्वाद रहता है हमारे ऊपर,
और इतना वो ट्रस्ट करते हैं और फेथ करते हैं एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बना रहे हैं माई वीज़ा ओवरसीज़ को नॉर्थ इंडिया की। तो हम उनका तो हमेशा थैंक्स करेंगे ही। वो मेरे क्लाइंट्स यदि बाहर जाना चाहते हैं किसी भी कंट्री में टूरिज्म के बेसिस पे, विजिटर के बेसिस पे, देखिए टूरिज्म होता है जहाँ पर आप किसी होटल में बुकिंग करा के जाते हैं। विजिटर वीज़ा का मतलब होता है जहाँ पर आपको कोई स्पेसिफिक पर्पज़ होता है, कोई आपको इन्विटेशन देता है। तो दोनों में थोड़ा फ़र्क है, वो ध्यान रखिए। और आप टूरिज्म पे जाना चाहते हैं, विजिटर वीज़ा पे जाना चाहते हैं, आपने कोई स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके, सिंगापुर, साइप्रस, इटली के बारे में माई वीज़ा ओवरसीज़ की टीम को कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मालूम है 9815873700। और जो अबोहर की साइड पे है या बठिंडा की साइड पे है वो सिकंदर अरोड़ा को मिल सकते हैं। हमारा श्रीगंगानगर में जो बस स्टैंड है उसके साथ ही एच ब्लॉक की डिग्गी है। मोनालिसा बिल्डिंग की सेकंड फ्लोर पे कैबिन नंबर 14 और कैबिन नंबर 15, ये दो हमारे जो ऑफिस है वो इमिग्रेशन के लिए, और कैबिन नंबर 16 जो है वो आइल्स के लिए है। तो आप 14, 15, 16 में आप मिल सकते हैं किसी भी किस्म की काउंसलिंग के लिए, वर्क परमिट को छोड़ के। तो अब बात करते हैं कि जो भी मेरे फ्रेंड्स, ये एक जनरल डिस्कशन होगी, जो मेरे फ्रेंड्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके में स्टडी वीज़ा या विजिटर पे जाना चाहते हैं, तो किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, वो मैं चाहूँगा कि एक एक आधा मिनट उस पर लगाएं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि कहीं पर भी आपको कोई फ्रॉड ना हो जाए आपके साथ। माई वीज़ा ओवरसीज़ का सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि आपको अवेयर करना, आपको एजुकेट करना। जब आप एजुकेट हो जाएंगे तो नेचुरली कि आप अवेयर भी हो जाएंगे। और जितने भी कंसल्टेंट हैं इंडिया में जो काम कर रहे हैं इमिग्रेशन का, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो अपनी सर्विसेज जो है वो 24 आवर्स देते हैं। हमारी भी सर्विसेज है, नो डाउट की प्रोफेशनली सर्विसेज तो हमारी 10 to 6 रहती हैं। यदि को हमें रात को 10 बजे भी फ़ोन करता है, कोई बहुत ज़रूरत आ गई, कोई एयरपोर्ट पे कोई दिक्कत आ रही है या उनको किसी भी किस्म की कोई नॉलेज लेनी है या कोई अवेयरनेस लेनी है, तो जो फ़ोन है हमारा वो कभी भी बंद नहीं होता। जो मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी कभी बंद नहीं होता। तो 24 आवर्स हम काम करते हैं। और मेरे जो एसोसिएट है मैं उनका भी बहुत थैंक्स करता हूँ कि वो भी 24 आवर्स काम करते हैं। कैन यू इमेजिन कि मुझे रात को 11:30 बजे भी कॉल्स आती हैं कि सर सुबह हम इस जो प्रोफाइल पे बात करेंगे, तो बड़ा मज़ा आता है। अब मेरे मन में ऐसा कभी नहीं आता कि सर रात को 11:30 बजे फ़ोन कर रहे, क्यों कर रहे हो। तो मुझे मालूम होता है कि जो पैशन होता है ना, देखिए जब प्रोफेशन में आपका पैशन आ जाता है तो फिर आपकी जो सक्सेस है वो ज़रा दूर नहीं रहती। आप नो डाउट कि आपकी सक्सेस के मायने आपके लिए क्या क्या हो सकते हैं। किसी के लिए सक्सेस के मायने ये होते हैं कि उसके जो सिग्नेचर है वो ऑटोग्राफ बन जाए, तो वो भी एक सक्सेस है। और किसी को ये सक्सेस होती है कि पीस ऑफ माइंड हो जाए, पैसा नहीं कमाना, सिर्फ एक सर्विसेज देनी है, वो भी एक सक्सेस है। तो हर एक इंसान के लिए सक्सेस के अलग अलग मायने होते हैं। तो हमारे जो एसोसिएट्स हैं हमारे साथ नॉर्थ इंडिया में मोर देन 100 जो एसोसिएट्स हैं वो काम कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया को छोड़ के हमारे पास साउथ इंडिया के जो तकरीबन 15 के करीब हमारे पास एक्टिव एसोसिएट्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो सभी जो है मैक्सिमम एक्टिव रहते हैं। मेरी 10 to 6 तो बात होती रहती है और ट्रेनिंग हम देते हैं। ट्रेनिंग के बाद ही हम एसोसिएट बनाते हैं ताकि उनको भी मालूम पड़े कि माई वीज़ा ओवरसीज़ के साथ काम कैसे करना है और कैसे एथिकली काम करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स है जो हमारे साथ जुड़े हैं, अभी भी जुड़े हैं और ज़िंदगी भर जुड़े हैं। उनके लिए तो ख़ास तौर पे हम सैल्यूट करते हैं। और जो ये सेशन होगा, जनरल सेशन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके के बारे में कि हम छोटी छोटी बातों को क्या ध्यान रखें। एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारी पिछले तकरीबन 3 साल से वीडियोस हैं माई वीज़ा ओवरसीज़ के यूट्यूब चैनल पे, उनमें हमने दुनिया की, मुझे लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा रह गया होगा जहाँ पर हमने बात ना की हो। वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, यूके, सिंगापुर, साइप्रस, इटली का स्टडी वीज़ा हो चाहे विजिटर वीज़ा हो, इसके बारे में हमने दिल खोल के बात की है। उसके बाद फिर नो डाउट वर्क परमिट के बारे में मैंने बात की है, सिर्फ अवेयरनेस देने के लिए। हम वर्क परमिट का काम नहीं करते।
पीआर काउंसलिंग के बारे में भी मैंने खुल के बात की है कि आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, वो मैं अभी भी बात करूंगा। 3-4 पॉइंट, मेजर पॉइंट जो आपको मालूम पड़ जाए पीआर के बारे में, रेजिडेंसी ऑफ परमानेंट के बारे में, तो फिर आपका काफ़ी कुछ क्लैरिटी हो जाती है। कई मुझे फ़ोन करते हैं, ग्रेजुएशन से किया, अभी अभी किया तो पीआर लगा दो। ऐसे नहीं लगती पीआर, वो पैसे फंसाने की बात है, तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो जैसे मैंने बताया कि माई वीज़ा ओवरसीज़ का जो यूट्यूब चैनल है या जो भी टाइमलाइंस है, फेसबुक में है दीप अरोड़ा के नाम पे, या ट्विटर पे हमारे अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे है, तो ऐसे सोशल मीडिया पे हम सभी जगह हैं। हमारी छोटी छोटी रील्स भी आती हैं, तो उनमें हमने लोगों को एजुकेट ही किया, अपने फ्रेंड्स को एजुकेट किया है। तो इसके साथ साथ जो मैंने लास्ट टाइम साइकोलॉजी के बारे में, नर्सिंग के बारे में, बीपीटी के बारे में, एमआरआई के बारे में, कॉस्मेटोलॉजी के बारे में, लॉ के बारे में, ऐसे जो मैंने बहुत ही टफ टॉपिक पे डिस्कशन की कि आप कौन कौन सी कंट्रीज़ में, कौन कौन से कॉलेजेस में, कहाँ कहाँ आप ये एडमिशन्स ले सकते हैं, किन किन कोर्सेज़ में, किन किन प्रोग्राम्स में। फिर मैंने बात की कि किसी भी कंट्री में जाना तो आपकी जेब में पैसा कितना है, बजट के बारे में बात की कि आपने कनाडा जाना तो आपकी जेब में 15, 16, 17 लाख रुपये होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो 23, 24 लाख होना चाहिए। तो ऐसे मैंने बात की है। आइल्स की बात की है, टोफल की बात की है, जीआरई की बात की, जीमैट की बात की, पीटीई की बात की, ड्यूलिंगो की बात की, सेल्फिप की बात की। तो मैंने कुछ ऐसी वीडियोज़ बनाई जिन स्टूडेंट्स को नहीं मालूम कि जीआरई और जीमैट कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं या सेट कहाँ पर यूज़ होता है, वो हमारी वीडियोस को जाके देख सकते हैं। फिर मैंने कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में क्या डिफरेंस है, या डिग्री करनी है, डिप्लोमा करना है, या फाउंडेशन कोर्स से लेकर पीएचडी तक के कोर्सेज़ क्या होते हैं, वो मैंने सारी डिस्कशन की। फिर रिफ्यूज़ल्स के मेन रीज़न क्या होते हैं, उसके बारे में भी हमने बड़ी खुल के बात की है। और उसके बाद चॉइस ऑफ कंसल्टेंट्स क्या है, वो अमनदीप अनेजा है न्यू एवेन्यू कंसल्टेंट के, उनके साथ भी हम लाइव हुए, तो उसमें भी हमने बताया कि चॉइस ऑफ कंसल्टेंट कैसे हमने देखना है। और स्कूलिंग वीज़ा के बारे में मैंने बहुत खुल के बात की कि कैसे फ्रॉड होता है स्कूलिंग वीज़ा के बारे में, चाहे वो कनाडा का हो चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो। फिर फंड शो कैसे होता है, कुछ फंड शो गलत होते हैं, फंड शो के फेवर में तो माई वीज़ा कभी नहीं रहा। जब भी हमें फ़ोन आता है कि सर आप फंड शो कर देंगे, तो मैं यही कहता हूँ कि वी आर नॉट फाइनेंसर्स, वी आर एजुकेशनल कंसल्टेंट। आप मेरे से एजुकेशनल कंसल्टेंसी की बात करें, आप मेरे से काउंसलिंग की बात करें, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू डिटेल ऑफ एनी कंट्री वट वी आर डीलिंग विद। सो उसमें तो हमारी कोई दिक्कत नहीं आती। आप मुझे कहोगे कि मुझे कोई एक लड़की चाहिए 17 साल की जिसको 6 बैंड ईच हो, तो हम 15 लाख रुपए लगा देंगे, तो भैया हमारा मैरिज ब्यूरो नहीं है। तो हम इन चीज़ों पे बड़ी खुल के बात करते हैं कि वी आर नॉट फाइनेंसर्स, वी आर नॉट रनिंग एनी काइंड ऑफ मैरिज ब्यूरो। तो हमारा एक ही काम है, सिर्फ ओनली वन वर्क, एजुकेशनल कंसल्टेंसी। तो हम सिर्फ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे और हमें कुछ आता ही नहीं है। हमने दिन रात जो वीज़ाज़ के बारे में बात करते हैं, इमिग्रेशन के बारे में बात करते हैं, माइग्रेशन के बारे में बात करते हैं, हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। आप हमें 10th से लेकर जितने भी फाउंडेशन कोर्सेज से लेकर, सर्टिफिकेट कोर्सेज से लेकर, आप जो डिप्लोमा है, पोस्ट डिप्लोमा करने हैं, एडवांस डिप्लोमा करना है, उसके बाद आपने कोई बैचलर कोर्स करना है, उसके बाद आपके कोई मास्टर्स करना है, उसके बाद आपने कोई पीएचडी करना है, डीलिट करना है, डीसेंस करना है, दुनिया भर की जितना भी आपने कुछ कंसल्टेंसी लेनी है, काउंसलिंग लेनी है, तो माई वीज़ा ओवरसीज़ के द्वार खुले हैं। दीप अरोड़ा आपके साथ खड़ा हुआ है 24 आवर्स, यदि आप एजुकेशन के बारे में इंटरेस्टेड है। हमारा तन, मन और धन आपके लिए समर्पित है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने जो वीडियोस बनाई नंदिनी के साथ, हमने कुछ लाइव वीडियो बनाई जहाँ पर वो जो टफ केस स्टडीज़ लेकर जिन्होंने हमारे साथ इंटरेक्ट किया, अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 स्टडी जो केसेस थे, टफ स्टडी केसेस थे, वो हम डिस्कस करते थे। वो भी तकरीबन 3 से 4 महीने हमने वो उसकी जो सीरीज़ को चलाया। फिर हमने डिफरेंट जो रेप्रेजेंटेटिव हैं पूरे वर्ल्ड के, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी के हैं या कॉलेज के हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने आपसे इंटरेक्शन कराई ताकि हम बीच में से निकल जाएं। जो भी डायरेक्ट बात होती है आपको मालूम पड़ जाए। ऑफर लेटर की फ़ीस नहीं है तो माई वीज़ा ओवरसीज़ नहीं लेगा फ़ीस। यदि टोटल जितनी फ़ीस है, मान लीजिए कि $13,750 फ़ीस है, तो उतनी ली जाएगी, ना 51 ना 49, तो जितनी फ़ीस है ऑफर लेटर में वही ली जाती है। तो जितने प्रोमिनेंट लोग हैं पूरे वर्ल्ड के, वो हमारे साथ लाइव हुए, वो भी उसकी वीडियोस भी आपके साथ है। और फिर मैंने बात की कि वो ऐसे कॉलेजेस जहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत चीप रहता है, बहुत सस्ते में आपका कनाडा में आपको फ़ीस स्ट्रक्चर मिल जाता है, वो भी मैंने कॉलेज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे बात कराई। बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात की,
बेस्ट कोर्सेज कौन कौन से होते हैं जहाँ पर आपको सैलरी अच्छी मिल जाती है, तो वो हमने बात की। तो देर आर सो मेनी टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड। फिर मैंने काउंसलिंग के बारे में बात की कि आपको काउंसलिंग क्यों लेनी चाहिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग। फिर मैंने कैन प्लस वीज़ा के बारे में, सुपर वीज़ा के बारे में बात की। तो जहाँ पर लीस्ट रिफ्यूज़ल रेट रहता है जिन कंट्रीज़ का, शेंगन कंट्रीज़ के बारे में बात की, क्राइम फ्री कंट्री के बारे में बात की, आप सेटलमेंट कहाँ पर अच्छी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है नहीं कि कोई ऐसा टॉपिक मैंने कोई छोड़ा होगा। वर्क परमिट के बारे में बात की, पीआर की काउंसलिंग के बारे में बात की। तो ऐसे हमने तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 110 वीडियो बना ली पिछले 3 सालों में, आपके प्यार की बदौलत। आपने जो इतना हमें प्यार दिया, मैं आपको बता नहीं सकता कि अभी भी फ़ोन करें किसी को, कि मैं वैसे किसी को मैं भूल जाऊं कि सर 5 बजे मिलते हैं फ्राइडे को, तो मुझे कहते हैं सर आपने तो लाइव होना है। तो इतना अच्छा लगता है कि जब हम लाइव होते हैं उसके बाद भी हमें फ़ोन आते हैं कि सर ये टॉपिक आपने अच्छा कवर कर दिया और इस पे और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, आप आज ये टॉपिक पे बात कर सकते हैं कि लोगों को मालूम पड़े। तो ऐसे लोग इस हवन में आहुति देते हैं, वो खुद अपने आप को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप सभी इंटरेक्टेड हो और आप हमसे बात करते हो, खुल के बात करते हो। तो आज जो टॉपिक मेन हम लेंगे, बड़े छोटे छोटे स्मॉल टॉपिक होंगे। उन स्मॉल टॉपिक्स में सबसे बड़ा टॉपिक आपको मिलेगा वो ये है कि हम फ्रॉड से कैसे बने। मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि किसी ने यूके जाना है। अब यूके में जाने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि माइंड में ये रखिए कि आपके पास स्टेम कोर्सेज हैं कि नहीं है। आपने कोई स्टेम का मतलब होता है STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। यदि आपके पास ये सब्जेक्ट्स नहीं है, ये कोर्स सब्जेक्ट नहीं है, तो यूके में सेटलमेंट के चांसेस भूल जाइए। आप भूल जाइए का मतलब ये होता है कि देखिए 12-13 लाख फीस है, इनर लंदन में 13-14 लाख फीस बन जाती है, आउटर लंदन में 10-11 लाख फीस है। आप वहाँ पर बैचलर करने जाएंगे तो आपको 3 इयर्स की बैचलर है, 2 इयर्स की मास्टर्स है। तो 3 साल का मतलब अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए कि 13 से मल्टीप्लाई करूँ तो 39-40 लाख रुपए आपके एजुकेशन, यू विल स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख रुपीज़ ऑन योर एजुकेशन। उसके बाद मान लीजिए कि तकरीबन 10 लाख रुपए आपका खाने पीने रहने खर्चा होता है 1 साल का, तो 30 लाख ये हो गया। तो 40 तो 30 70 लाख रुपया, 70 लाख रुपीज़ यदि आप यूके में लगाते हैं तो वापस वैसे ही आ जाते हैं खाली हाथ। वहाँ पर आपको वर्क परमिट नहीं मिलता, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिल पाता। तो 70 लाख रुपीज़ वेरी ह्यूज अमाउंट। हम 7,000 की बात करें ना कि हमारा 7,000 रुपया गुम गया, मिसप्लेस हो गया, खराब हो गया, तो दिल दुखता है। बिकॉज वी आर ऑफ मीडियम क्लास फैमिली। हम बहुत रिच कैटेगरी में नहीं आते कि जहाँ पर हमने 1-2 करोड़ की कोई चीज़ ले ली तो हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो कहने का मतलब है कि 70 लाख रुपया लगाने के बाद यदि आप खाली हाथ यूके से वापस आते हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स से यदि आपके पास कोर्सेज, आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, जिन्होंने नॉन मेडिकल में स्टडी की है, जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, या जिन्होंने कॉमर्स के में मैथमेटिक्स रखा हुआ है, तो वो ही यूके जाएं। आर्ट्स वाले जिन्होंने म्यूजिक रखा, पेंटिंग रखा, फिजिकल एजुकेशन रखा, साइकोलॉजी रखा, मुझे नहीं लगता कि उनको ही जाना चाहिए। हाँ, वहाँ पर उनके रिलेटिव्स हैं, चाचा मामा ताया जी हैं, वो उनको सेट कर देंगे, उनको काम दिलवा देंगे, वो एक सेपरेट बात रहती है। यदि आप ये सोचें कि आपका वहाँ पर वेलकम होगा यूके में कि आप, शुक्र है आप हमारे पास आ गए कि +2 में आपने फिजिकल एजुकेशन लिया हुआ था, म्यूजिक रखा था और संस्कृत ली हुई थी और साइकोलॉजी के सब्जेक्ट थे, तो हम आपको वेलकम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये देखो, है बहुत छोटी बात है, बट 70 लाख की बात है ये, कैन यू इमेजिन। तो ये आपने देखना होता है कि हाउ विल यू डील इन दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स जो कि आपने वहाँ पर जाके पढ़ने हैं। अब ये तो मैंने छोटी बात की यूके के बारे में। अब उससे छोटी बात करते हैं यूएस के बारे में। अब यूएस में क्या होता है कि 1 दिन पुराने फंड जो है वो चलते हैं। अब 1 दिन पुराने फंड तकरीबन 25 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में, कई यूनिवर्सिटीज कहती है 30 लाख रुपया आप फंड शो करो। अब वो ये नहीं कहते कि कितने लोग होने चाहिए। अब हम तो कहते हैं कि यदि आप यूएस पढ़ना जाना चाहते हो तो आपके अकाउंट में 30 लाख रुपए होना चाहिए कम से कम, ताकि आप फंड शो करने के चक्कर में ना पड़े। अब होता क्या है कि हम 2-2, 3-3 अकाउंट्स में शो करते हैं कि इसके अकाउंट में 15 लाख है, इसके अकाउंट में 5 लाख है, इसके अकाउंट में 10 लाख है, तो टोटल बन गया सर 30 लाख रुपया। तो उन सभी के एफिडेविट लगाओ, फिर यूनिवर्सिटीज़ को भेजो, फिर एम्बेसी को भेजो, यूनिवर्सिटी को जरूरत है नहीं है वो मांग लेते हैं। तो
यदि आपके पास जेन्युइन पैसा होगा तो वुड बी वेरी इजी फॉर यू कि आप यूएसए का वीज़ा आपका लग जाता है। यदि आप साम दाम दंड भेद से पैसा इकट्ठा कर रहे हो तो एम्बेसी ऑफिसर को मालूम पड़ जाता है। सिमिलरली आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है। ऑस्ट्रेलिया में यदि आप सोचें कि हमने सीओई लेनी है, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट लेनी है, तो किसी का पैसा शो करके मिल जाए, मिलती होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेरी बात को पकड़ना मत कि जो फाइनेंसर्स भी 10 लाख शो करते हैं, सर हमने तो सीओई लेके दी है, हमारे तो कई लोग ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर सेटल हो गए, उनकी तो रेजिडेंसी हो गए, वो सिटीजन भी हो गए, है ना, वो बातें अलग है। मैक्सिमम क्या होता है कि वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है। अब जिनके वीज़ा रिफ्यूज हुए ना फाइनेंसर के पैसे लगाने पे, उनकी दर्द और उनकी जो दुख की कहानियां हैं वो सुन के देखिए। वो कहते हैं जी फंड जाली लग गए थे जी, फेक लग गए थे, तो खुद मालूम ही होता है। हम ही फाइनेंसर्स को इनवाइट करते हैं, हम ही कंसल्टेंट को कहते हैं कि 10 लाख शो कर दो, 50,000 रुपये ले लेना जी 1 महीने का, 3 महीने का 1.5 लाख होगा, कोई बात दे देंगे जी, वीज़ा लग जाएगा, आपको 2 लाख ही फालतू दे देंगे, लगे रहो ऐसे सारी उम्र, कुछ नहीं बनने वाला। तो यहाँ पर निकल गए तो इमिग्रेशन वाले पकड़ लेंगे, वहाँ से निकल गए तो आगे जब जिस कंट्री पे लैंड करते हो वो पकड़ लेंगे। अभी सब सियाने हैं। आपसे जो एक स्टूडेंट ये समझता है, जो पेरेंट्स ये समझता है कि हम सियाने हैं, हम बड़े इंटेलिजेंट हैं, और एक कंसल्टेंट समझता है कि मेरे जैसा तो कोई इंटेलिजेंट है ही नहीं है, तो उसके बाद फिर एम्बेसी ऑफिसर बैठे हुए हैं जिनके पास रोज की 1000-2000 फाइल्स निकलती हैं, तो दे आर मोर इंटेलिजेंट देन अस। वो हमारी जो खिचड़ी हम बनाते हैं, जो हम इधर का रोड़ा उधर का पत्थर लगा के हम एक कोठी एक घर बनाते हैं, तो वो पकड़ लेते हैं। जेन्युइन कंसल्टेंट हो और जेन्युइन स्टूडेंट हो, वीज़ा के चांसेस 100% हो जाते हैं। अब वीज़ा लगाना तो खैर एम्बेसी ऑफिसर के हाथ में होता है, वो तो कोई डिसाइड नहीं कर पाता। हर एक कंट्री की अलग अलग अपनी प्रेडिक्टेबिलिटी होती है। कहीं पर 7 बैंड का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, कहीं पर 5.5 का वीज़ा लग जाता है, तो ये डिपेंड करता है। तो ये छोटी बात यूके के लिए, STEM को ध्यान में रखिए। छोटी बात यूके और ऑस्ट्रेलिया के लिए कि फ़ंड जो है वो अपने प्रॉपर शो करिए। USA की मैंने बात साथ में कर दी। साथ में एक छोटी बात करते हैं कनाडा के बारे में। अब कनाडा में जब हमारे पास लोग आते हैं ना, तो सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है कि सर 30 अक्टूबर आ गया और सर जनवरी का इनटेक मिल जाएगा। तो पहले क्या कर रहे थे, देखिए रिजल्ट तो +2 के भी या ग्रेजुएशन के जून या जुलाई में आ जाते हैं, तो आपके पास सितंबर का एक बहुत बड़ा इनटेक रहता है। अब वो 3-4 महीने खराब कर दिए। फिर जब हमारे पास आते हैं तो चलिए हमें मान लीजिए कॉलेज ने कह दिया कि ठीक है, आप जनवरी इनटेक के लिए आप स्टूडेंट ले लीजिए। कोई पब्लिक फंडेड कॉलेज है और उनकी वेबसाइट पे अभी ओपन ग्रीन सिग्नल बना हुआ है, हमने स्टूडेंट ले लिया। और जब एक स्टूडेंट की ऑफर लेटर की फ़ीस कट जाती है, मान लीजिए $140 है या $95 है, वो फ़ी कट गई, तो उसके बाद भी आ सकता है कि सर जो कोर्सेज है, ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये फिल हो चुके हैं, नेक्स्ट इनटेक के लिए बात करते हैं। अब जनवरी से मई इनटेक में कन्वर्ट हो गए जी। अब स्टूडेंट ये कहते हैं सर आपको काम ही नहीं करना आता। आप पहले कह देते कि आपका जनवरी इनटेक नहीं बनेगा, मई इनटेक में बात बनेगी। तो यदि हम कहते हैं कि मई इनटेक में बात अगर बनेगी, तो कहते सर देखिए जनवरी इनटेक हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो इन चीज़ों से आपको मुक्त होना पड़ेगा। कम से कम 6 महीने अपनी ज़िंदगी में अपने लिए दीजिए, चाहे किसी भी कॉलेज में जाना हो, चाहे अपने प्राइवेट कॉलेज जाना है, चाहे अपने पब्लिक फंडेड कॉलेज में जाना है, एटलीस्ट यू शुड गिव 6 मंथ्स। मैं तो कहता हूँ जिन्होंने विजिटर वीज़ा पे भी जाना है, वो उनकी जो प्लानिंग मान लीजिए जून की है तो दिसंबर तक अप्लाई कर दें। जिन्होंने अप्रैल में जाना तो वो अभी अप्लाई करें। अब जिन्होंने अप्रैल में जाना होता है वो 1 मार्च को आ जाएंगे कि सर 45 डेज़ बाद हमारा वहाँ पर एक प्लानिंग है, तो प्लीज़ आप वीज़ा अप्लाई करिए। अब 45 डेज़ में वीज़ा अप्लाई करना आ जाए नहीं है ना है, तो क्या कह सकते हैं। बट जितना हम ज़्यादा टाइम देंगे एक एम्बेसी ऑफिसर को सोचने के लिए, समझने के लिए, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कभी भी आप स्टडी वीज़ा के लिए आइए तो कम से कम अपनी ज़िंदगी को 6 महीने जरूर दीजिए। आप अक्टूबर में आए हो तो मई की बात कीजिए, आप जनवरी में आए हो तो सितंबर की बात करिए। तो कहने का मतलब ये है कि डेफरमेंट तो हो जाती है। डेफरमेंट का मतलब ये होता है कि इवन आपका वीज़ा भी लग गया, मई का वीज़ा आपके हाथ में है, तो कॉलेज से मेल आती है कि आप सितंबर के लिए आपको हम लेंगे, तो डेफरमेंट होगी। तो किसको आप पकड़ेंगे? कंसल्टेंट तो कहता है कि भैया मैंने आपका वीज़ा लगवा दिया, ये तो आपकी कॉलेज की बात है, ये यूनिवर्सिटी की बात है, हम क्या करें। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी भागम भाग यदि आप करते हो तो थोड़ी जल्दी कर लो। ये मेरे से पहले भी कई कंसल्टेंट बोलते आ रहे हैं, मेरे बाद भी कंसल्टेंट बोलेंगे, यही बोलेंगे, आपकी फेवर में बोलते आ रहे हैं
कि कम से कम 6 महीने अपने आप को दीजिए, चाहे वो विजिटर वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे स्टडी परमिट हो, राइट। चलिए, तो इसके बाद मैं बात करता हूँ शेंगन कंट्रीज़ के बारे में। अब शेंगन कंट्रीज़ में मैं पर्टिकुलरली उस कंट्री के बारे में बात करूँगा जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होती है। अब मुझे कहते हैं सर जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर दो, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी कंट्री ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन नहीं देती, वो आपकी क्वालिटी के बेसिस पे आपको फ्री एडमिशन लेती है कि आप में 70 to 80% मार्क्स आपने 12th में या ग्रेजुएशन में लिए हुए हैं, आपके 7 बैंड ईच है या ओवरऑल 7 बैंड है, आपने जिस कंट्री में जाना है उसकी जो यूरोपियन लैंग्वेज फ्रेमवर्क होता है, इसे हम A1, A2, B1, B2 और C1, C2 लैंग्वेज कहते हैं। जैसे आइल्स होता है ना 5 बैंड से लेकर 9 बैंड तक, तो ऐसे ही A1, A2, B1, B2, C1, C2 होता है। अब मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं उनकी डिमांड ये होती है कि आपको B2 लेवल की, यदि आप जर्मन जाना चाहते हैं तो डच आनी चाहिए आपको, यदि स्पेन जाना चाहते हैं तो स्पेनिश आ जाए, यदि आप पोर्तुगल जाना चाहते हैं तो पोर्तुगीज़ आ जाए, यदि आप डेनमार्क जाना चाहते हो डैनिश लैंग्वेज आ जाए। अब B2 लेवल का मतलब है 6.5 बैंड इन आइल्स, B2 के इन टर्म्स हो, मैं यदि कंपैरिजन करूं। अब यदि स्टूडेंट मान लो इतनी अच्छी वो डच बोल सकता है या इटालियन लैंग्वेज बोल सकता है तो वह ठीक है, उसके लिए तो वो उनका डोमेस्टिक स्टूडेंट बन गया, तो एजुकेशन फ्री हो सकती है। बट मैक्सिमम जो कंट्रीज़ है वो एजुकेशन फ्री करती हैं टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने B.Tech की हो या जिन्होंने BCA की हो, जिनके पास कंप्यूटर के प्रोफेशनल कोर्सेज हों, उनके लिए फ्री होती है। अब कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मैंने ड्राइंग में ग्रेजुएशन की है, मैंने फाइन आर्ट्स में की हुई है, या मैंने फिजिकल एजुकेशन में या एजुकेशन में मैंने बैचलर की हुई है, तो मुझे वहाँ पर फ्री एजुकेशन मिल जाएगी, ये पॉसिबल नहीं होता। तो आपको फ्री एजुकेशन लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बनना पड़ेगा। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि जब भी आप 10th में हो जाएं तो काउंसलिंग लें किसी से भी। पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ काउंसलर ही हैं, वो काउंसलिंग देते हैं। माई वीज़ा ओवरसीज आपसे 1 रुपया नहीं लेता काउंसलिंग करने का। ये हमारी एक दिली इच्छा होती है कि हमारे पास 10th के पास कोई स्टूडेंट आए तो दुनिया भर की सारी नॉलेज दे देंगे उसकी, जो उसको चाहिए। आर्ट्स में जाता तो आर्ट्स के बारे में बताएंगे, कॉमर्स का स्टूडेंट है वो आगे वो +1 में कॉमर्स करना चाहता है तो दुनिया भर की जितनी लाइन्स हैं, जितने आगे सेक्टर्स हैं, वो सारे बता देंगे। नॉन मेडिकल में जाना चाहते हैं तो नॉन मेडिकल में जितने भी उसको प्रोग्राम्स, कोर्सेज, सब्जेक्ट्स जो भी होता है सारा बताएंगे। मेडिकल में जाना चाहते हैं तो मेडिकल की सारी दुनिया की हर नॉलेज दे देंगे उसको। तो कहने का मतलब ये काउंसलिंग कितनी ज़रूरत है, ये कैन यू इमेजिन ऑन इट, राइट। तो इटली के बारे में बात करना चाहता हूँ कि इटली में आप एजुकेशन फ्री ले सकते हैं। वहाँ की जो फीस स्ट्रक्चर रहता है, हमारे पास जो सपियांजा, पीसा, ब्लोगना, जिनोवा, इनके साथ हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में आपकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो 1000 यूरो रहता है। हमारी कोशिश होती है कि हम आपका ये भी जो फीस स्ट्रक्चर है वेव ऑफ करा दें, तो 156 यूरो आपकी फ़ी रहती है। तो 156 यूरो दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय अप्रॉक्सीमेटली 90, तो मान लीजिए कि 15,000 के करीब आपका खर्चा आता है आपका, 15,000 रुपया INR की बात करूँ तो। पर इसमें थोड़ा टफ प्रोसेस रहता है। आप इसमें आपकी DOV है, डिक्लेरेशन वैल्यू है, जहाँ पर आपको इटालियन जो वहाँ पर ऑथराइज हैं उनसे आपको नोटराइज करानी पड़ती है, ट्रांसलेशन करानी पड़ती है। उसके बाद फिर आपको अपोस्टल कराने हैं, HRD कराने हैं। अब तो नया रूल चेंज हो गया था, आपको मालूम है कि आपको जो अपोस्टल करवाते हैं उसके ऊपर जो कलर स्कैन लेकर फिर दोबारा अपोस्टल कराने पड़ते हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत धांधली मचाई। लोगों ने तो बाहर से ही अपोस्टल करा दिया अपने जाली सर्टिफिकेट के, और प्रिंसिपल को, कॉलेज के, स्कूल के या यूनिवर्सिटी को तो मालूम ही नहीं पड़ता कि ये कैसे अपोस्टल हो गया। तब दोबारा आपको उस कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से बात करनी पड़ेगी कि ये मैंने अपोस्टल कराए हैं, अब इस पर सिग्नेचर करिए, अब मैं फिर दोबारा HRD और अपोस्टल दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भेज रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको आज बताई हैं, ये कनाडा के बारे में कि आप टाइम दीजिए, या US के बारे में फंड के बारे में बात की मैंने, UK के बारे में बात की कि स्टेम कोर्सेज के बारे में आप ध्यान रखिए। फिर मैंने शेंगन कंट्रीज़ के बारे में बात की है कि यदि आप फ्री एजुकेशन लेना चाहते हैं, माई वीज़ा ओवरसीज आपकी पूरी हेल्प करता है। हम नहीं चाहते कि आप 8-9 लाख रुपए आप किसी भी कंट्री का फ़ी भरें, क्योंकि 9-10 हज़ार यूरो से कम शेंगन कंट्रीज़ में फ़ी नहीं है। हाँ, माल्टा, स्पेन, पोर्तुगल, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, इनमें ठीक है कि 3300, 3400, 3500 के करीब यूरो में आपकी एडमिशन हो जाती है। बट कई बार यहाँ पर वर्क परमिट की दिक्कत आती है। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स यू हैव टू सी एट योर ओन लेवल वाइल सिलेक्टिंग एनी कॉलेजेस। सो किसी भी कॉलेज को सिलेक्ट करना है, किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करना है, तो देयर
आर सो मेनी फैक्टर्स बिहाइंड इट। चलिए, तो 5:30 हो गए, टाइम बहुत तेज भागता है, पता ही लगता है कि इतनी जल्दी है ना 20-25 मिनट निकल जाते हैं, 5-7 मिनट तो वर्ड अपडेट के लिए हो जाते हैं। तो अब फ्राइडे को मैं 5:30 आपके साथ दोबारा इंटरेक्ट करूंगा। ये जो कुछ टॉपिक मेरे माइंड में थे, जहां पर मैंने आपके जो जनरल टॉपिक के बारे में बात करनी थी, तो जनरल टॉपिक के बारे में नेक्स्ट फ्राइडे 5:30 मैं आपके साथ दोबारा इंटरेक्ट होऊंगा। और इस 30 मिनट के लिए जो आप मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे कई लोग यहाँ पर देख रहे हैं और बड़े प्यार से सुन रहे हैं, लगातार 30 मिनट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। और जो नहीं देख पाए, मैं सोशल मीडिया पे इसको नो डाउट कि हम अपलोड करते हैं, चाहे वो फेसबुक पे तो आ ही जाएगी, बाकी यूट्यूब चैनल हमारा है माई वीज़ा ओवरसीज़ का, और लिंक्डइन है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सभी पे ये वीडियो दोबारा आपको देखने को मिल जाएगी। तो नेक्स्ट फ्राइडे 5 o'clock दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और ये जो जनरल टॉपिक का मैंने जो सीरीज शुरू किया है, ताकि छोटी छोटी बातें जो आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।